तो आइए साथियों, आज सीखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या है? तो बेसिकली ओम्स लॉ जो है साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, तो इसका इसी साइंटिस्ट के बेस पर नाम रखा गया। ओम्स लॉ बेसिकली रिलेशन देता है हमें दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। कौन कौन सी क्वांटिटी? यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे होंगे जिसमें आपको एक बल्ब और एक बैटरी लगी हुई दिख रही है। अब बेसिकली यहाँ पर जैसे जैसे हम बैटरी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगी। तो ओम्स लॉ यही हमें बता रहा है। ओम्स लॉ कह रहा है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट I flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided its temperature remains the same। तो बेसिकली जो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल्स को अगर हम कांस्टेंट रखें और एक रिलेशन देखें V और I के बीच में, तो हमें क्या मिलता है कि जितना V इंक्रीज करोगे उतना ही I भी इंक्रीज होगा। यानी V और I का जो रेशो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक। और ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? रुकावट। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू IR एक फॉर्मूला हमारे पास बना। ठीक। यही लॉ हमारा किस नाम से जाना जाता है? ओम्स लॉ के नाम से। तो बेसिकली यहाँ टर्म्स निकला है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? तो यहाँ पर एक कंडक्टर देख रहे होंगे आप। जब कंडक्टर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक अनइवन रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। जैसे ही हम उसको सोर्स यानी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे। जितने भी जब भी ज़्यादा एटम होंगे उतना ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होगा और करंट कम बहेगी, और जितने कम एटम होंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। ठीक। रुकावट कम होगी। ठीक। करंट ज़्यादा होगी। तो बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट्स अपोज फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है क्या? कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। ऐसा ही यूनिट क्या है बेसिकली रेजिस्टेंस की? ओम। और R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I। यहाँ पर कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट को डिफाइन करिए, यानी 1 ओम को बताइए। तो 1 ओम क्या होगा बेसिकली? अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के 1 वोल्ट हो और उनमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो क्या होगा? आपका 1 ओम। अब कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्या मतलब? यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इफ द डोर इज वाइडर, अगर ये डोर चौड़ा होता तो मोर पीपल कैन एंटर इजिली एंड रेजिस्टेंस इज लेस। इफ वायर इज थिकर मोर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो। तो यही एग्जांपल से हम एक रेफरेंस लेना चाह रहे हैं कि उसी तरीके से अगर वायर भी थिकर, मोटी होगी तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यानी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो क्या है? ये रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी है। ठीक। तो रेजिस्टिविटी का अगर हम फॉर्मूला यहाँ से देखें तो क्या मिलेगा हमें? आर ए अपॉन एल, जहाँ पर R ओम में है, ए मीटर स्क्वायर में है, एल मीटर में है। यानी मीटर से मीटर कैंसिल होगा एक, तो क्या बचेगा? हमारी यूनिट ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी? ओम मीटर। अब प्रैक्टिकली समझते हैं रेजिस्टिविटी को। यहाँ पर एक एमीटर दिया गया है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। हम 1 बाई 1 ए से बी के बीच में डिफरेंट मटेरियल कनेक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले कॉपर वायर किया, फिर एल्युमिनियम वायर किया,
फिर इसके बाद हमने रबड़ किया। तो रजिस्टिविटी सभी में अलग अलग हमें देखने को मिलेगी। तो रजिस्टिविटी जो है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रजिस्टिविटी। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी होगी। अब क्या फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, मटेरियल, टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर क्यों करता है आइए बता देता हूँ आपको। जितना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर लेंथ ट्रिपल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L, तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, हाँ या नहीं। आगे भी पूछे है इसने क्वेश्चन कि डायमीटर को ट्रिपल कर दे। ठीक है, मटेरियल इज चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। मटेरियल को बदल के ऐसे मटेरियल से बदल दें जिसकी रेजिस्टिविटी 3 टाइम्स हो, तो देखते हैं क्या होगा। तो हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो इफ एल इज ट्रिपल देन रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। अब यहाँ एरिया जो है, एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्कल का, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी के। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी बढ़ेगी। तो अगर डायमीटर ट्रिपल्ड करोगे तो बेसिकली कितना टाइम हो जाएगा रेजिस्टेंस, 1/9 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ पर अगर खाली डी होता तो क्या होता 1/3, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो गया 1/9 टाइम्स। ऐसे ही आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो। अगर रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, यानी आर 3 टाइम्स हो जाएगा। किस वायर से करंट इजीली फ्लो हो सकता है, थिक वायर से, थिन वायर से। तो थिक वायर से करंट इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो आपको होप समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से और अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे जितना अच्छे से इस वाले में हमने किया। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।